मिल बांट के वो करने की उनकी आदत नहीं है, तो आपने स्वयं बता दिया और हमने उनका इतिहास देखा है। अगर वो मिल बांट करके और सबको एकोमोडेट करके रख सकते हैं तो अकाली दल क्यों जाता उनसे छिटक के, शिवसेना उनसे छिटक के क्यों जाती? जिस तरीके की उनकी आदत है उसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को ही अपने से दूर किया है और अपनी पार्टी के लोगों को। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से एक रिकॉर्ड मतों से जीते। वसुंधरा राजे राजस्थान की कद्दावर नेता थी, लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को पार्टी में ठिकाने लगाने वाले कौन हैं? यही लोग हैं, मोदी और शाह तो है। तो ये, और राजनाथ सिंह की क्या स्थिति है पार्टी में, तमाम नितिन गडकरी की क्या स्थिति है पार्टी में, आरएसएस को किस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो चीजें हैं ये इनकी उनके पर्सनालिटी कल्ट का हिस्सा है। और इसीलिए इसीलिए जो बात अभी यहाँ पर मलिक साहब कह रहे थे और प्रेम कुमार जी ने भी कही, कुल मिलाकर के ये उनकी जो पर्सनालिटी कल्ट है उसकी वजह से ये आशंकाएं जो है वो बहुत ज्यादा बलवती हो जाती हैं कि अगर इनके साथ कोई सहयोगी जुड़ेगा भी तो उसका होगा क्या। भाई हमने देखा ना, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी हर वोटिंग के मामले में, जब भी कभी पार्लियामेंट में वोटिंग का मौका आता था तो बीजू जनता दल और वाईएसआर सीपी जो है वो हमेशा मोदी साहब की मदद ही करती थी। लेकिन अल्टीमेटली उनका क्या हुआ? आज की तारीख में दोनों साफ हो गए अपने अपने राज्यों से। तो ये जो स्थिति है ये सबको पता है कि वो क्या वहां क्या हो सकता है, दीर्घ मतलब दूरगामी नतीजे से क्या हो सकते हैं। अंततः आज की तारीख में क्यों देवेंद्र फडणवीस को आकर के कहना पड़ रहा है कि भाई हार, ये जो महाराष्ट्र में हार हुई है चलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जो है वो इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुल मिलाकर के मोदी साहब का पर्सनालिटी कल्ट ही है। जो बातें यहाँ कही जा रही है कुल मिलाकर के देखिए वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी सबके लिए वो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ये बात भी सही है कि अगर मोदी में ढेला भर भी नैतिकता होती तो वो इस बात को कहते ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो खुद आकर के कह देते कि भाई ये मैंडेट मेरे खिलाफ है। राजीव गांधी जब 1989 में चुनाव हुए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन राजीव गांधी ने कहा नहीं, जनादेश हमारे खिलाफ है। वो सरकार नहीं बनाई उन्होंने, सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया उन्होंने। उस समय वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। तो ये जो है ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। मोदी अपने आप को जवाहरलाल नेहरू समझ रहे हैं कि वो 3 बार चुनाव जीत करके आ गए, इतने वर्ष में जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। नेहरू जी तो जो है वो जिस तरीके से उन्होंने 3 बार मत हासिल किए, मोदी उसका पसंगा बराबर नहीं है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के देखिए सारी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू वो है जो कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में शामिल रह चुके हैं पहले। अभी जयंती मोहन बाल योगी का जिक्र यहाँ कर ही रहे थे मलिक साहब, तो बाल योगी साहब स्पीकर बने थे। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू जो है बाकायदा यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का हिस्सा रहे। उस समय जब कम्युनिस्ट लोग सरकार में शामिल थे और तेलुगु देशम भी सरकार में शामिल थी, तो सारे लोग मिल करके, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रही थी, तो सारे लोग मिल करके जो है वो सरकार चला रहे थे। तो उनके लिए ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। फिर वो जो नीतियों का मामला है, जैसे अभी जाति जनगणना की बात आई, मुस्लिम आरक्षण की जो बात है वो नायडू के अपने एजेंडे का एक हिस्सा है। तो वो अगर मुस्लिम आरक्षण जिसको लेकर के बीजेपी ने लगातार इस बार हमले किए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर कि भाई ये लोग तो मुसलमानों को ये देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, वो जो है वो नायडू की पॉलिटिक्स का हिस्सा। उन्होंने इससे पहले कह रखा कि नहीं हमको इससे कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो है कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो इनकी फिटिंग है वो फिटिंग ऐसी है देखिए कि वो एडजस्ट तो हो जाएंगे एनडीए में भी, लेकिन वहां पर उनको मालूम है कि उनका देर तक वहां बने रहना उनके अपने अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है और वो वहां ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, और रहेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो एक खतरा उनके सर पर मंडराता रहेगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको इंडिया की सरकार आसानी से बनती दिख रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तमाम वेबसाइटों पर, गोदी मीडिया पर तारीख भी चलने लगी है कि 8 तारीख को मोदी जी शपथ ले लेंगे। वो बात बिल्कुल सही है। देखिए आसानी से तो नहीं बन सकती जब तक कि ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो खुल न जाए और कहीं से ये इंडिकेशन न मिलने लगे कि हाँ नीतीश कुमार भी तैयार हैं और चंद्रबाबू नायडू भी तैयार है, और वो इतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं। वो जो सारी की सारी अमिताभ सर, जब नीतीश कुमार मैं वही बात बोल रही हूँ, आप जब इतनी सारी इजी चीजें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन में आने के बाद, तो ये छोड़ करके आना तो फिर आसान है ना, तो फिर तो आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी चीज, नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और अगर उनको वास्तव में प्रधानमंत्री की कुर्सी यहाँ मिलती हुई दिखे और उनको लगे कि हाँ भाई यहाँ प्रधानमंत्री बन करके यहाँ मतलब यहाँ यानी इंडिया गठबंधन में ऐसा हो सकता है संभव कि यहाँ सरकार बन जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो इसके लिए जरूर एकदम लपक करके आएंगे, जो उनकी अभी तक का उनका इतिहास रहा है। लेकिन
इससे पहले आप ये भी देखें कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो वो तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से थे, फिर भी अचानक उसको छोड़ करके चले गए। तो उनकी जो एक उनको लेकर के जो अनिश्चितता है, वो अनिश्चितता जो है वो दोनों जगह, दोनों खेमों में बनी हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले भी उसको ये सब सोच नहीं रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का एक इतिहास है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन में उनका रहना, उनका आ जाना, उनका और नायडू दोनों का आ जाना जो है वो एक स्वाभाविक कहना चाहिए अलाइनमेंट बन सकता है। और वो बन करके, चूंकि उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाई है, नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ सरकार चलाई है, तो उनको वो समस्या नहीं है कि इस ब्लॉक के साथ में, यानी जिसको आप सेकुलर खेमा कहते हैं, इसके साथ में वो एडजस्ट ना हो सके। उसी तरह नायडू का मैंने किस्सा बताया। लेकिन सारी बात इसी पर डिपेंड करती है कि ये जो सारा का सारा मतलब पीछे का जोड़ घटाव चल रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है, उसमें कौन कहाँ कब कितना कौन ब्लिंक करता है फर्स्ट, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, वो जो बात कही जाती है वो उस पर डिपेंड करेगा। अभी मुझे लगता है जैसे कांग्रेस ने जो एक गेम ये ओपन कर दिया, कह दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए, तो कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है कम से कम, कि लोग ये न कहें कि भाई कांग्रेस जो है अपना कोई से रखना चाहती, तो उन्होंने कह दिया भाई जिसको प्रधानमंत्री बनना हो बन जाए। ये बात पहले भी इशारों में इस तरह की बात जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस समय भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं आ चुकी हैं। अब जब सरकार बनाने का मौका आया है तब ये जरूर ये कहीं ना कहीं एक पासा फेंका जा रहा है। और उसमें देखिए ऐसा है कि अगर नायडू आ जाते हैं और नीतीश कुमार आ जाते हैं, फिर उनके बाद भाई रामविलास पासवान के बेटे जी क्यों नहीं आ सकते? पासवान साहब मौसम विज्ञानी थे, इतने बड़े मौसम विज्ञानी थे कि हर सरकार में रहते थे, तो उनके बेटे ने उनके तत्व अगर लिए होंगे तो वो भी आ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? प्लस आपके पास में इंडिपेंडेंस है ना, वो मोदी के हनुमान, ठीक है, वो हनुमान है तो हनुमान बने रहेंगे। प्रधानमंत्री पद का ऑफर होगा तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर होगा तो वो जरूर सोचेंगे, उनको सोचना चाहिए। और ये उनके लिए एक मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर हो और वो उनको ये दिख जाए कि हाँ पर यहाँ बन सकता है सारा मामला, तो वो जरूर सोचेंगे। मुझे लगता है वो सोचना चाहिए, उनको सोचेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि तो जैसा मैंने कहा वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ये उनके लाइफ एकदम जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होगी कि देश का प्रधानमंत्री बन जाए, किसी की भी होगी, उनकी भी होगी, वो निश्चित तौर पर जाना चाहेंगे। लेकिन अब देखिए इसके बाद भी अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनके साथ आ गए तो इंडिया गठबंधन के पास 262 सीटें हो जाएंगी। तब इनको 10 सीटें चाहिए होंगी कम से कम। अब वो 10 सीटें कहां से आएंगी? उसमें आप ये देखिए कि उसमें क्या YSRCP के लोग आएंगे या कि एलजेपी जो रामविलास पार्टी है वो आएगी या इंडिपेंडेंस आएंगे। ये जो आंकड़ा है एनडीए इस समय 292 है और बहुमत जो है ये बहुमत से 20 ज्यादा है। अभी जो एक आंकड़ा अभी लिखकर बनाया है मैंने, बिल्कुल सही है, अभी बहुमत से 20 ज्यादा है। टीडीपी के पास अगर मान लीजिए ये दोनों चले भी जाए, बिल्कुल अगर ये दोनों चले भी जाए, ये मिलकर सर 28 हो रहे हैं। ये 28 अगर 292 से जा रहे हैं तो 264 हो रहे हैं, तो 264 हो रहे हैं सर। 264 में अब देखिए कि इंडिया के पास 240 है। 240 में इनको 32 चाहिए 272 बनाने के लिए। तो अगर उधर से 28 आते हैं तो 272 बनाने के लिए 32 चाहिए, 28 उधर से आ रहे हैं टीडीपी और जेडीयू के, तो 4 और चाहिए। ये मोटा इससे निकल कर आ रहा है कि 4 और चाहिए। 4 तलाशने के लिए तो फिर नहीं 240 नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास 240 नहीं है, 234 है। 234 हैं और 234 में अगर आप 28 जोड़ते हैं तो 262 होते हैं। तो 262 होते हैं, 10 सीटें, 10 आपको फिर भी चाहिए। तो जब 10 चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें आपके पास, उसमें आपको जो इंडिपेंडेंस है, मिसाल के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश से आए, रावत चंद्रशेखर वो है, ठीक है ना। आपके पास में सांगली का जो एक महाराष्ट्र से इंडिपेंडेंट आया है वो हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं। उसी तरह से तमाम इस तरह के जितने लोग हैं वो हो सकते हैं, छोटे मोटे और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनको आप ले सकते हैं। पप्पू यादव हैं, इस तरह के तमाम लोग हैं। तो वो जो है वो ऑब्वियसली इन सबसे बात, ये सारी मैनिपुलेशन चल रही होगी। ये सारा का सारा जो है ये सब कुछ जोड़ घटाव जो हम और आप कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो जो लोग इंडिया गठबंधन और एनडीए के लोग हैं वो सब ये कर रहे होंगे। और जो कुल मिलाकर के ऑफर की बात है, वो ऑफर, इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये सिर्फ जो है मीडिया में हवा बनाने के लिए अभी ये सारा का सारा ड्रामा किया जा रहा है। ये कुल मिलाकर के ये एक ऐसी मतलब पेशबंदी की जा रही है जिससे ये दिखाई दे कि हाँ भाई ठीक है, ये एनडीए ब्लॉक के ऊपर ये दबाव है और वो इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो मंजूर नहीं कर रहे हैं तो हमें मजबूर होकर के हमें अपने साथियों की आकांक्षाओं को देखते हुए हमें जो है इससे अलग होना पड़ रहा है।
ये कुल मिलाकर के सारी चीजें हो सकती हैं आज की तारीख में। लेकिन ऑन पेपर दोनों ने ये कह दिया कि भाई हम एनडीए के साथ हैं। अभी तो फिलहाल जी। यही कहा है कि एनडीए के साथ है जेपी चंद्रबाबू सर, नायडू ने जो नीतीश ने भी।